हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, सेक्शन कंट्रोलर के नाम से रेलवे में एक नई भर्ती आई है। तो आइए इसके बारे में आपके मन में जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कितने पे ग्रेड लेवल की जॉब है, कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसका सिलेबस क्या है, सब के सब एक छोटे से वीडियो में जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, इस पोस्ट से लेकर सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर है 4/2025, सेक्शन कंट्रोलर, हिंदी में इसको बोलते हैं खंड नियंत्रक। तो ये पहली बार क्या है, आरआरबी जो है डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू इसका सिलेक्शन करा रहा है। लेकिन इससे पहले भी सेक्शन कंट्रोलर होते हैं और अभी भी हैं। लेकिन कैसे होते थे, जो स्टेशन मास्टर होते हैं या गार्ड होते हैं, उनका क्या है, एक छोटा सा डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके क्या है, उनको सेक्शन कंट्रोलर बना दिया जाता था। ठीक है, जिसका मन है सेक्शन कंट्रोलर बनने का, वो इसके थ्रू बन सकता था। लेकिन अभी क्या है, अलग से सेक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी क्रिएट किया और डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू ले रहा है। तो आइए देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है, उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, दिन का ड्यूटी होता है, रात का ड्यूटी होता है या कैसा होता है, तो सब कुछ इसमें आपको बता देता हूं। देखिए, पहले जॉब या वर्किंग प्रोफाइल, इसमें काम क्या करना होता है वो समझ लीजिए। पहले सेक्शन सेक्शन समझ लीजिए क्या होता है। अगर हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में बोले, सेक्शन क्या होता है, तो दो स्टेशन का बीच या दो से अधिक स्टेशन के बीच में जितने भी छोटे स्टेशन आते हैं या जो पूरा ये होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन। और इसको, इस सेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे कि एक वाराणसी जंक्शन है और एक प्रयागराज जंक्शन है। एक क्या है आपका, एक सेक्शन है। वाराणसी टू प्रयागराज जंक्शन एक सेक्शन है और इसके बीच में और भी बहुत सारे छोटे 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 स्टेशन आते हैं। उन सब स्टेशन को, उसमें चलने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करने वाला ही होता है सेक्शन कंट्रोलर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो स्टेशन मास्टर होते हैं, जैसे हर एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर होते हैं, वो गाड़ियों को कंट्रोल करते हैं। फिर ये सेक्शन कंट्रोलर का क्या काम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ियों को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि वाराणसी से एक क्या है आपका, वंदे भारत छूटा। ठीक है, वाराणसी से एक वंदे भारत छूटा और वाराणसी से क्या है आपका, वाराणसी से ही एक गुड्स गाड़ी यानी माल गाड़ी भी आपका रेडी है जाने के लिए। ठीक है, तो अब वंदे भारत को ले जाना है कि मालगाड़ी को ले जाना है, कि यहीं पर एक और मान लीजिए कोई आपका एलटीटी एक्सप्रेस है, कौन सी गाड़ी को पहले ले जाना है, एक कौन डिसाइड करता है, आपका सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, तो किस गाड़ी को, कौन सी गाड़ी पहले जाएगी, किस गाड़ी का लाइन क्लियर है, किस गाड़ी का नहीं है, किसको रोकना है, किसको ले जाना है, किस गाड़ी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से किसको भेजना है, ये डिसीजन लेता है सेक्शन कंट्रोलर। अब देखिए, इन सब स्टेशन पे क्या होते हैं, स्टेशन मास्टर। ठीक है, जो एनटीपीसी के थ्रू होते हैं। स्टेशन मास्टर का सिंपली सा एक काम है कि मान लीजिए यहाँ पर दो गाड़ी आ गई। ठीक है, एलटीटी भी आ गई, एक गुड्स गाड़ी भी है। ठीक है, और कोई भी एक गाड़ी है, तो ये वाला जो स्टेशन मास्टर है सीधे से सेक्शन कंट्रोलर को फोन करेगा। सॉरी, यहाँ का जो स्टेशन मास्टर है वो सीधे से इसको फोन करेगा, पूछेगा भाई साहब कौन सी गाड़ी को भेजना है, किस गाड़ी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेक्शन कंट्रोलर अपना सेक्शन देख के बता देगा कहां पर क्या कैसे है। बस ये इसको वहां से लाइन क्लियर मिल जाएगा, फिर ये गाड़ी ये आपकी आगे बढ़ेगी। ऐसे सारे स्टेशन मास्टर का कनेक्शन किससे होता है, सेक्शन कंट्रोलर से होता है। तो ये एक मोटा मोटी इनका जॉब प्रोफाइल होता है। ठीक है, और आपको एक बता दूं कि स्टेशन मास्टर का जो ट्रांसफर होता है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हो सकता है। जैसे इस स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर यहाँ हो जाए, इसका यहाँ हो जाए, यहाँ वाले स्टेशन मास्टर को उठा के इधर भेज दे। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है, एक डिवीजन में कंट्रोल ऑफिस होता है। ठीक है, डिवीजन में आपका एक कंट्रोल ऑफिस होता है और यहीं पर सेक्शन कंट्रोलर का एक
ऑफिस होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो अलग अलग सेक्शन का कंट्रोल ऑफिस होता है। सारे यहाँ अपना कांटेक्ट करेंगे। स्टेशन मास्टर का इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सेक्शन कंट्रोलर जब से ज्वाइन करेगा और अपने रिटायरमेंट तक इसी ऑफिस में अपनी जिंदगी बिता देगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर को लेकर कि सेक्शन कंट्रोलर का ट्रांसफर होता है या नहीं। तो सेक्शन कंट्रोलर को मेनली डिवीजन में कंट्रोल ऑफिस होता है, वहीं पर बैठ के काम करना होता है, इधर उधर आना जाना नहीं होता है। और बात करें कि इनका दिन में ड्यूटी होता है या रात में, तो देखिए इनका 24/7 आवर्स ड्यूटी रहता है, यानी कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, उसके बाद एक आफ्टरनून शिफ्ट होता है और एक नाइट शिफ्ट होता है। ठीक है, इसके हिसाब से ये लोग ड्यूटी करते हैं। बात करें कि इसमें जैसे एक होता है ना, आप लोग बोलते हो बहुत हेक्टिक ड्यूटी है। ठीक है, एक होता है कि आप गए रिलैक्स माइंड से ड्यूटी कर रहे हैं और वापस आ गए, लेकिन सेक्शन कंट्रोलर का ऐसा ड्यूटी नहीं है। उनका बहुत हेक्टिक, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब रहता है, और जब तक के ड्यूटी करेंगे 6 घंटे हो गया, ठीक है, फिर 6 घंटे हो गया, 8 घंटे हो गया, जिस हिसाब से शिफ्ट निर्धारित होता है, जितने घंटे यहाँ बैठे रहेंगे उनको कंटिन्यू ड्यूटी करना ही है, इधर उधर वो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा जॉब जो होता है एज कंपेयर टू स्टेशन मास्टर, इनका जॉब हेक्टिक होता है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन कंट्रोलर का कैसा जॉब प्रोफाइल है, क्या काम है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी इसमें सेलेक्ट होगा उसको ऐसे ही ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो उसको डे का ड्यूटी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डे नाइट हर जगह ड्यूटी करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन कंट्रोलर का क्या काम है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ डेट्स देख लेते हैं। देखिए 15/9 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 14/10 तक भरे जाएंगे। वैकेंसी की बात करें तो मात्र 368 वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि आपको इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि जहां यहां से लेके यहां तक कितने स्टेशन मास्टर का जरूरत है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्टेशन मास्टर का जरूरत है इस सेक्शन में अगर बात करें। लेकिन कितने सेक्शन कंट्रोलर का जरूरत है, तो सिर्फ एक सेक्शन कंट्रोलर का जरूरत है, तो इसीलिए वैकेंसी बहुत कम है, 368। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखें तो इनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एक ग्रेजुएट जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन आपका 14/10/2025 तक अगर कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को भरिए। जो अपीयरिंग है ग्रेजुएशन में या जिसका लास्ट सेमेस्टर है वो सब इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए इसमें एक सीबीटी होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीबीटी है। जैसे और सब एग्जाम में सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल सीबीटी है इसमें। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इन द लास्ट आपका मेडिकल एग्जाम। कितनी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सेक्शन कंट्रोलर। अब उसके आगे बात कर लेते हैं कि सैलरी इनका क्या होता है। जॉब प्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा मोटा माटी क्या होता है। ठीक है, अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो देखिए लेवल 6 का ये जॉब है, यानी स्टेशन मास्टर के लेवल का। जिस लेवल में स्टेशन मास्टर भर्ती होता है उसी लेवल में ये भी होते हैं, लेवल 6। अगर इनकी बेसिक की बात करें तो 35,400 स्टार्टिंग बेसिक है, प्लस डीए मिलेगा, प्लस टीए मिलेगा, प्लस एचआरए मिलेगा। ठीक है, इन सबको जोड़कर आपका जो पर मंथ सैलरी आएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे वो 55 से लेके 60,000 तक पर मंथ आएगा। ठीक है, 35,400 बेसिक, डीए टीए एचआरए मिला के आपका इतना सैलरी बनेगा स्टार्टिंग में पर मंथ। ट्रांसफर का आप लोग को बता ही दिए कि आप जिस भी जोन से फॉर्म भरेंगे आपका इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे अगर आप के कोई रिश्तेदार या आपके भाई बहन रेलवे में ड्यूटी करते होंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिवीजन में भी इधर उधर ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन सेक्शन कंट्रोलर का डिवीजन में कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता है। जहां कंट्रोल ऑफिस रहता है वहीं उनको जॉब करना होता है। बाकी अगर आप मान लीजिए कि डिवीजन वाइज ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में आप जाना चाहते हैं,
जैसे प्रयागराज डिवीजन से आप वाराणसी डिवीजन में आना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आपका मिनिमम 5 साल होना चाहिए। मिनिमम 5 साल सर्विस कर लोगे तभी ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होगे। और क्या बच गया आपका, जो लास्ट बच गया वो है कि सिलेबस क्या है। तो देखिए इसका पहले आप समझ लीजिए, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है, 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और इस पेपर का क्लासिफिकेशन कैसे है, देखिए इसमें मैथ जो है आपका 60 नंबर है। भले आप इधर उधर से देख के बहक जाएं कि सिलेबस चेंज है, मैथ का सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डीआई का पार्ट थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, एक सब टॉपिक। बाकी 60 के 60 नंबर मैथ के आएंगे। और उसके बाद रीजनिंग का कितना आएगा, तो रीजनिंग आपकी 40 नंबर की है। आप जो भी अब तक रीजनिंग पढ़ते आए हो वही रीजनिंग है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ उस रीजनिंग को अलग अलग कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक दे रखा है लॉजिकल करके, ठीक है, सिलेबस और नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लॉजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, लॉजिकल कैपेबिलिटी करके नाम एक दे दिया है। और इसमें क्या सिलेबस दे रखा है, सिलॉग, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसके बाद क्या है, कैलेंडर है और क्लॉक है। वैसे ही एक दो टॉपिक और है। तो आप ही बताइए ये नया टॉपिक है कि ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं, जब से तैयारी कर रहे हैं तब से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो लॉजिकल कैपेबिलिटी के लिए अलग से 20 नंबर दे दिया है। और जो बचा है 20 नंबर वो किसके लिए दिया है, तो वो एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए 20 नंबर है। उसमें आपका क्या है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और क्या है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट है। तो ये आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचिए, आप जब से भी तैयारी कर रहे हैं क्या ये सब नहीं पढ़े हैं क्या, आप ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हैं, बस अभी क्या है कि उसको सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि रेलवे के एग्जाम में इस बार जो है एक, इस वाले एग्जाम में खास करके एक नया टॉपिक जोड़ा है, वो क्या है, तो वो है आपका रीडिंग कंप्रहेंशन, ठीक है, ये एक नया टॉपिक है रेलवे के लिए, रीडिंग कंप्रहेंशन। अगर आप एसएससी और एसएससी का एग्जाम देते होंगे, स्टेट का एग्जाम देते होंगे, तो उसमें ये आता है। तो मिला जुलाकर सिलेबस की बात करें तो कुछ भी नया नहीं है, सब का सब पुराना है। इतने का मैथ आएगा, मैथ के सारे टॉपिक वही है, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के सारे टॉपिक वही है, सिर्फ रीडिंग कंप्रहेंशन इसमें एक नया जुड़ गया है। तो सिलेबस को लेकर आपको चिंता करने की बात नहीं है, जहां से भी आप जैसे भी पढ़े हैं पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग एक चीज लाइन अगर नोटिफिकेशन में देखे होंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 60 नंबर का मैथ है तो मैथ 60 नंबर का है, या रीजनिंग 40 का है तो रीजनिंग ही 40 नंबर का है, और जो टॉपिक दे रखा है वही टॉपिक आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप डाउन हो सकता है, जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं, कभी मैथ 40 नंबर का पूछ लेगा, रीजनिंग 25 का पूछेगा, कभी रीजनिंग ज्यादा पूछ लेगा, मैथ कम पूछ लेगा। तो ऐसा रेलवे के एग्जाम में होता हुआ आया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर के। देखिए सीबीटी, सिंगल सीबीटी होगा, यहां से 8 गुना लोग किसके लिए जाएंगे, सीबीएटी के लिए, ठीक है। सीबीटी में 8 गुना लोग मेरिट के हिसाब से किसमें जाएंगे, साइको टेस्ट के लिए। और साइको टेस्ट से वैकेंसी जितनी है उतने ही डीवी में जाएंगे। वैकेंसी कितनी है, 368, यानी कि 368 लोग डीवी देने जाएंगे। सीबीटी यहां से 8 गुना लोग, सीबीटी 1 से 8 गुना लोग, इस वैकेंसी के 8 गुना लोग साइको टेस्ट देने जाएंगे। और साइको टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका डीवी देने कितने लोग जाएंगे, 368। और इन द लास्ट आपका मेरिट कैसे बनेगा मेडिकल के बाद, तो देखिए मेरिट कैसे बनेगा, आपका सिलेक्शन यहां से निर्भर करेगा। सीबीटी का आपका लिया जाएगा 70%, ठीक है, जैसा कि एएलपी के एग्जाम में होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में। और ये साइको टेस्ट का 30%, ठीक है, इसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। तो आपको अभी से ये टारगेट करके चलना है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर सीबीटी में लाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उतने ही सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीबीटी में 90 नंबर लाते हैं लेकिन साइको में छट जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको
इस पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी यही है आपका नया वैकेंसी, जिसकर लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ सजेशंस है, डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।